तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी। और वो भी क्या, इंडियन इकोनॉमी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्लास नोट्स है, जो कि रिवीजन नोट्स है। ठीक है, ठीक। सेकंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का, तो आपको ध्यान देना है, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, तब मज़ा आएगा। क्योंकि रिवीजन है तो फटाफट फटाफट इसको क्लियर करना है। बहुत हमको वो नहीं करना है, ताकि एक बेसिक माइंडसेट में आपकी चीज़ें चली जाएं, ताकि आप रिवाइज कर सकें, चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, चलो ठीक है। तो ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस मैंने बता दिया है आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच में, चैप्टर 2 है ये। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, तो देखो, कुल मिला के 3 थ्योरम के या 3 फॉर्म्स पे हम काम करते हैं। तो पहला तुम्हारा जो फॉर्म हो गया वो हो गया तुम्हारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है इसको समझने की कोशिश करो। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बात करती है कैपिटल के बेस पे, क्योंकि नाम ही इसका इसने दे दिया है, क्या है? कैपिटल के बेस पे बात होगी। ठीक है, किस पे बात होगी? कैपिटल के बेस पे बात होगी। तो कैपिटल का बेस क्या होता है? किसी भी बिजनेस में या कोई भी हो, चाहे अगर कैपिटल का नाम आ गया तो सीधी सीधी बात है, ये किस पे बात करेगा? ये प्रॉफिट पे बात करेगा। किस पे बात करेगा भैया? प्रॉफिट पे बात करेगा। विदाउट प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। तो अगर प्रॉफिट की ये बात कर रहा है, तो इकोनॉमी में यानी किसी कंट्री में अगर कोई इकोनॉमी बेस तैयार हो रहा है, अगर वो कैपिटल बेस पे है, किस बेस पे है? कैपिटल बेस पे है, यानी उसकी इकोनॉमी पूरी की पूरी किस पे काम कर रही होगी? प्रॉफिट पे काम कर रही होगी। यानी जो भी प्रोडक्ट बन रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे? जो भी प्रोडक्ट बन रहे होंगे, ये सिर्फ सिर्फ किसके लिए होगा? प्रॉफिट के लिए होगा। ठीक है, इसका सबसे अच्छी अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो यूएसए जो है, यूएसए जो है वो क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। मतलब कि अगर कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है, तो यहां पे ये क्या करते हैं? ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए बात करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को फायदा क्या होता है? गवर्नमेंट जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा टैक्स लेगी, उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज करेगी। उतना ही ज्यादा क्या करेगी? गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज करेगी। एक सिंपल सा फैक्ट भी हम तुमको समझा देते हैं, ताकि तुमको एक बेसिक आइडिया समझ में आ सके। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, मान लो वो 10 रुपए का बना है, ठीक है, और अगर वो चाहे तो इस प्रोडक्ट को वो मार्केट में 100 रुपए का भी बेच सकते हैं, या फिर वो 1000 रुपए का भी बेच सकते हैं, या फिर वो 10,000 का भी बेच सकते हैं। ठीक है, इतने का बेच सकते हैं। अब देखो क्या है सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा क्या है मार्केट में? मार्केट में क्या है सबसे अच्छा? मार्केट में क्या है? देखो, एक एग्जांपल दे देते हैं हम। जितने भी बाहर के प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं, अभी एक फिलहाल में आप लोग इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, उसमें एक स्टैनली कप करके आया है। क्या करके आया है? स्टैनली कप। एक बड़ा सा कप है, इतना बड़ा कप है, और बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। करीबन वो 12,000 का पानी पीने वाला बॉटल है। सोच लो, 12,000 रुपए का पानी पीने वाला बॉटल है। और अगर हम 200 के आसपास है, करीबन 100 या 148 यूएसडी का है, मतलब तो सोच लो वो यूएस डॉलर में वो करीबन 150 का है, या 100 के आसपास, 100 150 के आसपास, या 200 के आसपास होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है। 12 से 15,000 के बीच में है, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो स्टैनली कप जो है तुम्हारा, वो इतना महंगा है। ठीक है, उस कप में कुछ है थोड़ी ना, वो एक सिंपल सा कप है जो पानी को क्या करता है? हॉट करता है, गर्म रखता है, या फिर ठंडा रखता है, चिल्ड रखता है। ये तो हमारा मिल्टन का भी बॉटल बॉटल कर देगा ना, ये तो हमारा मिल्टन का भी बॉटल कर देगा। मिल्टन का भी बॉटल वही काम करता है, 1000-1200 का बॉटल है, मगर यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? 10 गुना ज्यादा, 15 गुना ज्यादा ये पैसा चार्ज कर रहे हैं। क्यों भाई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो अपने प्रोडक्ट को चाहे वो 1000 रुपए में बेचे, चाहे 2000 में बेचे। ठीक है, एक सिंपल सा और फैक्ट ले लो। ठीक है, स्टारबक्स, स्टारबक्स स्टारबक्स जो है क्या बेचता है? कॉफी बेचता है। ठीक है, अब ये कॉफी थोड़े ना बेच रहे हैं, ये लग्जरी बेच रहे हैं। आपको क्या बेच रहे हैं? लग्जरी बेच रहे हैं। आप जाते हैं स्टारबक्स में, ताव से बैठते हैं, ताव से बैठते हैं, ताव से आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये आपको लग्जरी बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं बेटा? लग्जरी बेच रहे हैं। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी कमोडिटी की बात करते हैं, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बात करते हैं, तो ये सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? प्रॉफिट के बारे में। तो यहाँ की इकोनॉमी में प्रॉफिट का फायदा होगा। प्रॉफिट की वजह से क्या होगा? उनको टैक्स मिलता है और कंट्री बहुत अच्छा डेवलप कर पाती है। ठीक है, ये सिर्फ किस सोसाइटी के लिए है? कि जहां पे रिचर सोसाइटी के लिए है। किसके है? रिचर सोसाइटी के लिए, जहां पे पर कैपिटल इनकम, यानी पर कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा रहा हो, बहुत ज्यादा रहा हो, ये वहां की बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया? दूसरा आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी भैया वही युगांडा, अफ्रीका, ऐसी जगह पे जहां पे गरीबी हो, जहां पे क्या हो? गरीबी हो, पावर्टी हो। क्या हो? पावर्टी हो। कहां हो? गरीबी हो, पावर्टी हो, पुअर पीपल रहते हो, गरीब लोग। एकदम शुद्ध देसी भाषा में कौन लोग रहते हो? पुअर पीपल रहते हो, जहां पे गरीबी हो। यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? यहां पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। क्या देती है भैया? सब्सिडी देती है। यहां पे क्या गवर्नमेंट करती है? सब्सिडी देती है। किस पे? प्रोडक्ट पे। किस पे? प्रोडक्ट पे सब्सिडी दिया जाता है। यहां पे कोई भी आप अपने मन से प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते हैं। ये नहीं कि वो अगर कोई 10 रुपए का सामान है, कोई 10 रुपए का सामान है तो उसको आप 1000 रुपए में बेचने लगे। नहीं 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 नहीं। तो यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? ये सिर्फ सोशल सर्विस के लिए, लोगों को अपब्रिंगिंग को पहुंचाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि गरीब से गरीब तबके तक, यानी हर एक यूनिट जो है उनके पास पॉपुलेशन की है, उन सभी तक क्या पहुंचे? सारी के सारे प्रोडक्ट की सेवाएं पहुंचे। ठीक है, तो ये हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी। देख भी ले सकते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द सिस्टम इन विच द डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम the government decided that goods are to be produced according with the need of the society, how goods are produced and how to be distributed। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए? ये सिर्फ सोसाइटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सोसाइटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सोसाइटी के लिए। किसके लिए करते हैं? सोसाइटी के लिए करते हैं, उनकी नीड को पूरा करने के लिए। ठीक है, यहां पे आप ऐसा नहीं है कि आप स्टैनली कप बेच पाए। हाँ, कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि किसी सोसाइटी में बहुत गरीबी है तो वहां पे अमीर लोग नहीं होंगे, अमीर लोग होंगे, खरीद सकते हैं। बट यहाँ पे सोच क्या है? मैक्सिमम पॉपुलेशन किससे है? पावर्टी से गुजर रही है। मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां से गुजर रही है? पावर्टी से गुजर रही है। तो हमको एक ऐसा प्रोडक्ट देना है जो उस पूरे के पूरे पावर्टी तक पहुंच सके, उस पुअर पीपल तक पहुंच सके। मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पे। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी तुम्हारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों को ही जोड़ के बनता है, तब जाके ये तैयार होती है क्या? हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। दोनों को ही जब हम जोड़ देते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को और सोशलिस्ट सोसाइटी को, जब दोनों को ही हम जोड़ देते हैं, तब हमारा क्या तैयार होता है? हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी तैयार होती है। ठीक है, यहां पे आपको इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देते हैं तो इंडिया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा इंडिया है, देश भारत इंडिया है। यहां पे क्या चलता है? यहां पे कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों ही इकोनॉमी चलती है, यानी हमारे यहां मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। क्वेश्चन आपके साथ पूछ भी सकता है। ठीक है, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन दे दिया तो इंडिया इज विच इकोनॉमी, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही ब्लंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है तो चांसेस नहीं है, बट थोड़ा सा इसको ट्वीक करके आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट आर मार्केटेड इन इंडिया बट गवर्नमेंट अलाउड नॉट सो, मतलब कि इतना ज्यादा पैसा आप चार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि रीजनल सोसाइटी तक भी पहुंचना है। तो ये किस इकोनॉमी को फॉलो अप कर रहा है? सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो अप कर रहा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो अप कर रहा है? अच्छा, एक चीज और यहां पे ध्यान रखिएगा कि हमारे इंडिया में 500 की भी जीन्स मिलती है। लोकल मार्केट में चले जाएंगे तो आपको 500 की भी जीन्स मिलेगी और आपको 50,000 की भी जीन्स मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। भाई रतन टाटा जी ने नैनो दिया हमको, 2 लाख की गाड़ी दी, और हमारे पास क्या है? हमारे पास रोल्स रॉयल भी है कि नहीं? यानी हमारे पास 2 लाख की भी गाड़ी है और हमारे पास 12 करोड़ की भी गाड़ी है कि नहीं है? हम 500 की भी जीन्स पहनते हैं, 50,000 की भी जीन्स पहनते हैं। ठीक है, अब देखो मैं जो ये घड़ी पहना हूं, ये
किसकी है? कैसियो की घड़ी है, WF14D करके है शायद, ये 1400 की घड़ी आती है। ठीक है, ये विंटेज घड़ी जिसको कहा जाता है, विंटेज सीरीज के नाम से ये बेचते हैं, और बचपन से ये घड़ी मैं पहनता आ रहा हूँ, बहुत ही लगाव है इस घड़ी से मुझे। बट कहने का मतलब क्या है कि ये इसकी कैसियो की 1400 की भी घड़ी आती है और 14,000 की भी घड़ी आती है। फोन की आप बात देख लीजिए, हमारे पास 10,000 के भी मोबाइल हैं और हमारे पास 50,000 के भी मोबाइल हैं, 1.5 लाख के भी मोबाइल हैं, 2 लाख के भी मोबाइल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी में सभी लोगों के बारे में सोचा गया हो, चाहे छोटे तबके के लिए हो चाहे बड़े तबके के लिए हो। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग पे। इकोनॉमिक प्लानिंग में कहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग में कहने का मतलब यह है कि जब हम 1947 में रिलीज हुए थे, कब रिलीज हुए थे? 1947 में जब हम रिलीज हुए थे, जब हमारी इकोनॉमी ब्रिटिशर्स से जब दूर हुई थी, तो 1950 से हमने अपनी इकोनॉमी को हैंडल करना चालू कर दिया। हमने अपनी इकोनॉमी को 1950 से हैंडल करना चालू कर दिया। अच्छा, अब ब्रिटिशर्स आए थे, वो हमको पूरी तरीके से तोड़ चुके थे। तो 1950 में हमने क्या किया कि हम बोले कि हम भाई ऐसा है कि हम 5 ईयर प्लान पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? 5 ईयर प्लान पे काम करेंगे। इन 5 सालों के प्लान में हम अपने कंट्री की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। चाहे वो इंडस्ट्रियल फैक्टर्स के बारे में बात करें, इंडस्ट्री के बारे में बात करें, चाहे वो एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, चाहे डेवलपमेंट के बारे में बात करें, चाहे एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें। तो कहने का मतलब यह था कि हर 5 साल में एक हमको टारगेट लेना था, उस टारगेट को हमको पूरा करना था। तो 1950 से लेके 1990 तक के बीच में हमने कुल मिला के 12-13 टारगेट प्लान रखे, जिसमें हमको अपनी ग्रोथ डिफाइन करनी थी। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमको अपनी ग्रोथ डिफाइन करनी है। वैसे 2017 के बाद नीति आयोग आ गया, उसमें हमने डेवलपमेंट प्रोसेस को लॉन्ग टर्म फेनोमेना पे सोचना चालू किया कि हम लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं अपनी कंट्री के साथ। बट शुरुआत में जब हम रिलीज हुए थे ब्रिटिशर्स से, तो हमें यह था कि हम जितना हो सके उतना ज्यादा अपने खुद को डेवलप करें। 1950 से हमको खुद को अपने से ज्यादा डेवलप करना था। तो चाहे वो इंडस्ट्रियल फैक्टर पे रहा हो, चाहे एग्रीकल्चरल फैक्टर पे रहा हो, चाहे तुम्हारा किस पे डेवलपमेंट पे रहा हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट पे रहा हो, ये करना हमारे लिए जरूरी था। ठीक है, ठीक। अगला आता है लॉन्ग टर्म गोल्स। क्या क्या रहे हमारा? मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही थी, मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही थी। अब मॉडर्नाइजेशन में क्या था? ठीक है, सॉरी, मॉडर्नाइजेशन में क्या था भाई? मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ इंडस्ट्री को डेवलप करना। भाई इंडस्ट्री को डेवलप करना यानी मशीनरी ले आना, मशीन्स का इस्तेमाल करना, एग्रीकल्चर में ऐसे प्रोडक्ट्स देना जो कि हम अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा सके। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन करना था जिसमें इंडस्ट्री को मशीन्स भी दे सकते थे। हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। सेल्फ रिलायंस की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? सेल्फ रिलायंस की बात हो रही थी कि हमको क्या करना था? हमको डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट की थी वो खत्म करनी थी। किसकी खत्म करनी थी? जो हम डिपेंडेंसी किस पे रख रहे थे? इंपोर्ट पे रख रहे थे। जो हम बाहर से सामान मंगा रहे थे उसकी डिपेंडेंसी को हमको खत्म करना था। बाहर से सामान हम अंदर मंगा रहे थे, जरूरत तो थी नहीं भाई, अब हम खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे। अगला क्या हुआ कि अगले की बात हुई थी कि इंक्रीज द एग्रीगेट आउटपुट एंड गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही थी कि एग्रीगेट आउटपुट को और गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना। एग्रीगेट आउटपुट यानी टोटल आउटपुट की बात हो रही थी, इनको बढ़ाना था। इक्वालिटी की बात हो रही थी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ में मतलब कि जो डिफरेंस था हायर सोसाइटी और लोअर सोसाइटी के बीच में, जो इनकम का डिफरेंस था उसको हमको कम करना था। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रहे थे। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या था? टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल के बीच में हम डेवलप कर सकें खुद को। पॉसिबल नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी कंट्री में हम स्मॉल रेक्टिफिकेशन पे काम नहीं कर सकते हैं। किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए 5 साल बहुत ही कम होता है। किसी पार्टिकुलर सब्जेक्टिव ऑटोनॉमी को लेके, मतलब अगर हम कहने की बात कहें कि ये थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग को रिफ्रेन करने के लिए मैं कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है इसको,
किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जब भी हम किसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ एक सिंगुलर फैक्टर पे काम नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर हम ये सोच के चलते हैं कि अगर हमको 5 ईयर प्लान के हिसाब से कोई काम कर रहे हैं, अगर वो शॉर्ट टर्म गोल है, उस 5 साल के बीच में हमको उसको डेवलप करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी कंट्री के रिफ्रेन को इंक्रीज करने के लिए करीबन हमको 20 से 50 साल का एक टाइम लैप चाहिए, जिसमें हम अपनी पूरी कंट्री की ग्रोथ को इंक्रीज कर सके। एलपीजी के बाद यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद हमें करीबन 20 से 25 साल लगे टेक्नोलॉजिकली और जो हम बात कर रहे हैं सर्विसेज में आने में। ठीक है, अच्छा, हमारी कंट्री का जो मेन प्रोपेगेंडा था, हमारी जो पॉपुलेशन थी, हमारे पास वही सबसे बड़ा रिसोर्स था। कहने का मतलब यह है कि किसी भी कंट्री के पास पॉपुलेशन है, वर्क फोर्स जितना ज्यादा होगा आपके पास उतने ही ज्यादा एसेट्स हैं। मतलब हम आप जितने भी लोग हैं, अगर हम 140 करोड़ की जनता है, वैसे तो हम 160 पहुंच चुके हैं, अभी तक सरकार ने कोई भी सेंसस रिपोर्ट तैयार नहीं किया है, हम 160-170 के आसपास हैं, और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से हम 180 बिलियन तक चले गए हैं। तो 180 मिलियन तक चले गए हैं, तो 180 मिलियन का मतलब होता है कि 180 करोड़ लोग हैं हम लोग। ये रिपोर्ट है, रिसर्च है। मतलब तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम मैन्युफैक्चरिंग में ना जा पाए। 1900 यानी 1900 से लेकर 1921 के बीच में हमारी पॉपुलेशन एकदम रैपिडली ग्रोथ हुई थी, क्योंकि हॉस्पिटल्स का आ जाना, जिसकी वजह से डेथ रेट कम हुआ, मोर्टेलिटी रेट कम हुआ। ठीक है, सॉरी, उसके बाद से तुम्हारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो कम हुआ, तो लोगों की आयु मतलब एज बढ़ने लगी। तो ये थोड़ा सा रिफ्रेनिंग है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि हम किसी कंट्री को 5 साल में ग्रो कर सकते हैं। खैर, उस समय के हिसाब से जरूरत थी तो उसके हिसाब से तैयार किया गया था। शॉर्ट टर्म गोल्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आए थे तो मैंने लिख दिया। 1950 से 1956 में फोकस ऑन हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। शुरुआत थी, हमारे पास क्या था, हमारे पास कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं भाई, ब्रिटिशर्स ने तो हमारी इंडस्ट्री को तो खा चुके थे, तो हमारे पास तो कुछ बचा नहीं था। तो हमारे पास क्या था, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए ही था भाई सबसे पहले एग्रीकल्चर को ग्रो करना है। अगर हम 1955 से 1961 की बात करें तो करीबन किसकी बारे में बात हुई थी, फोकस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। अब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो चुका था, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से हुआ तो था नहीं। अब उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर से तुरंत इंडस्ट्री पे शिफ्ट किया। अच्छा, हमारी कंट्री का पीछे आने का भी यही कारण है कि हमने अपने प्लान्स को 5 साल में किया, फिर उसके बाद छोड़ के दूसरे प्लान पे चले गए, फिर उसको छोड़ के तीसरे प्लान पे चले गए, फिर उसको छोड़ के चौथे प्लान पे चले गए। तो जो प्रीवियस ईयर्स के प्लान्स रहे हैं, जो पुराने 5 ईयर प्लान रहे, उस पर हमने काम करना ही छोड़ दिया। हमने उसको साथ में लेके नहीं गए। अगर एग्रीकल्चर पे बात हो रही थी तो दूसरे प्लान में इंडस्ट्री की बात हो रही थी, उसके बाद से दूसरे सेक्टर्स की बात होने लगी, फिर तीसरे सेक्टर्स की बात होने लगी। तो जो पहला जो जिससे शुरुआत हुई थी उसको हमने आगे खींचा ही नहीं, उसको बनाया, छोड़ दिया, काम खत्म, आगे बढ़ो। तो वैसे कंट्री नहीं चलती है। खैर, बहुत अच्छे हैं हम अभी भी, हमने बहुत अच्छा ग्रोथ भी किया। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, अभी भी 54% के आसपास हमारी कंट्री। उस समय जो अगर हम बात करते हैं 1950s में, तो करीबन 80 से लेके 84% के आसपास हमारी पॉपुलेशन किस में थी, एग्रीकल्चर में थी। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी बन भी जाता है। द रोल ऑफ एग्रीकल्चर कैन क्लियरली सीन, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन नेशनल इनकम। ऑब्वियस सी बात है भाई, नेशनल इनकम में तो इंक्लूड किया ही जाएगा, क्योंकि सबसे अच्छी ग्रोथ तो यही थी हमारे पास भाई, इनकम का जनरेशन तो यही था। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज फोर्स, ऑब्वियस बात है 80 से 84% की पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन अगर उसी में लगी हुई तो एम्प्लॉयमेंट भी वही जनरेट करेगा। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेसिस बनाइए। जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के इर्द गिर्द ही तैयार हो रहे थे। हाई यील्डिंग सीड्स हमको ले आए, हमने मशीनरी लाया, ट्रैक्टर लाया, तो ये सब सारी चीजें यहीं से डेवलप होना चालू की। अ लार्ज पोर्शन ऑफ ए कंट्री इन द ट्रेड सर्विस डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे थे बड़ी बड़ी कंट्रियों को, वो हम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से प्रोवाइड कर रहे थे, यानी यहां से प्रोडक्ट हम बाहर भेजने की बात कर रहे थे। इंडियन एग्रीकल्चर के कुछ मेन फीचर्स इनको याद रखिएगा। शेड्यूल बी, 12 इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल बी। प्राइवेट सेक्टर कुड supplement the effort of a public sector with the state taking this sole responsibility for starting new units। अच्छा, हमारी कंट्री ने क्या कहा कि हम क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं यूनिट्स को डेवलप करने की।
यानी अगर कोई प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो सिर्फ सपोर्ट बेस में काम करेगा। किस में काम करेगा? सपोर्ट में काम करेगा। किसके? पब्लिक सेक्टर के। यानी गवर्नमेंट कोई यूनिट तैयार कर रही है, उस यूनिट को हेल्प करने के लिए प्राइवेट सेक्टर खाली हाथ देगा। यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो बैठा रही थी वो पब्लिक सेक्टर बैठा रही थी, और उसके जो सब ऑर्ड्स थे, मतलब सब ऑर्ड्स जो उसके छोटे छोटे काम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को हैंडओवर किया गया था। मतलब मेन इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया था। कारण भी था, अगर प्राइवेट सेक्टर आता तो ये प्रॉफिट पे बात करते, कोई भी हो, हम हैं आप हैं, तो अगर हम कोई कंपनी खोलते हैं तो मेन बेसिस पे तो हम प्रॉफिट ही तो कमाना चाहते हैं। अगर 1 रुपया लगा रहे हैं तब उस पर हम 1 रुपया पे 1.5 रुपया 2 रुपया ना कमाए तो हमारा पैसा लगाने का मतलब ही क्या था? तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था। अदर इंडस्ट्रीज एंड अदर रेसिडुअल इंडस्ट्रीज वर लेफ्ट अपॉन द प्राइवेट सेक्टर्स। मेन सेक्टर तुम्हारा पब्लिक के पास था, बाकी सब हम प्राइवेट सेक्टर्स के लिए छोड़ चुके थे। ठीक है। स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ अ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, इन पे काफी ज्यादा स्ट्रेस आने लगा। पब्लिक सेक्टर से ये छोटे छोटे यूनिट्स में बांटते चले गए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इंडस्ट्रीज इन अ प्राइवेट सेक्टर्स कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली थ्रू द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लाइसेंस के थ्रू ही आप बना सकते थे। यानी अगर आपको कोई यूनिट तैयार करनी है तो ऐसा नहीं कि आप मुंह उठा और कंपनी खोल दिए, नहीं रजा। आपको क्या करना पड़ता था? आपको लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। तो ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट से बिना लाइसेंस लिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बहुत ही जरूरत थी। ठीक है। लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। इंडस्ट्रियल concessions were be offered private entrepreneurs for established industry in the backward regions of a country, such as tax rebates and a concessional rates for a power supply. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम कहते हैं SEZ। इसको क्या कहा जाता है? स्पेशल इकोनॉमी जोन। ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, उत्तराखंड। अब बाकी आप बताइएगा, कमेंट करिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कौन कौन से हमारे शहर आते हैं। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्स रिबेट मिलता है। क्या मिलता है? टैक्स रिबेट मिलता है। क्या मिलता है? याद रखिएगा, टैक्स रिबेट मिलता है। वो अगर कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं 10 रुपए का, ठीक है, अगर हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं 10 रुपए का, उस पर अगर हम 5 रुपए टैक्स दिया करते थे, 5 रुपए टैक्स दिया करते थे, तो अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उसको खोल रहे हैं तो उस पर हमको टैक्स मात्र 2 रुपया देना है। कंपनी को भी फायदा है, कंपनी रेट करके अपना सामान भी बेच सकती है, उससे उस एरिया का डेवलपमेंट भी होगा, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और प्रोडक्ट भी आपको सस्ता पड़ेगा। तो एक बस टैक्स की वैल्यू को कम कर देने से एक एरिया का डेवलपमेंट कैसे, कितना तेजी से हो जाएगा। मान लो कि मैं कैसे गांव में रहता हूं जहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहां लोगों के पास कोई काम नहीं है। टाटा आती है या अडानी आती है या कोई भी बड़ी कंपनी यहां पे आती है, उसने कहा कि हम आपके यहां यूनिट बैठाएंगे। ठीक, उसने यूनिट यहां पे बैठा दिया। अब यहां की पॉपुलेशन मान लो कि 1 लाख थी, उसमें से करीबन 20,000 लोगों को या 30,000 लोगों को नौकरियां लग जाएंगी। उस जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, रोडें अच्छी हो जाएंगी, जो पावर की सप्लाई थी, लाइट की जो सुविधा थी वो अच्छी हो जाएगी। अब रेगुलर लाइट मिलने लगेगी। वहां पे जमीनों का दाम बढ़ेगा, जिनकी जमीनें हैं वो अच्छे दाम में अपनी जमीन बेच भी सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ एक जगह को, एक रीजन को अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डाल देते हैं तो उसकी वजह से हमको कितना फायदा मिलता है, और दूसरी तरफ वो प्रोडक्ट भी सस्ता मिलेगा आपको। ठीक है। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस व्हिच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट and managed either by the government or itself or by some other agencies on the behalf of a government। भाई ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पब्लिक सेक्टर का मतलब ये हो गया गवर्नमेंट होल्डिंग रहेगी ही रहेगी। रोल ऑफ ए पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हो गया? लैक ऑफ ए कैपिटल विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। भाई पब्लिक सेक्टर्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था।
ठीक है। लैक ऑफ ए कैपिटल विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास पैसे ज्यादा थे, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे वो पैसे ज्यादा थे, क्योंकि पब्लिक गवर्नमेंट के पास किसका पैसा है भाई, वो अपने पॉकेट्स तो पैसा लगाएगी नहीं, वो टैक्स से ही आएगा, जो कि एग्रीकल्चरल बेस कंट्री जहां पे 84% लोग एग्रीकल्चर से आ रहे हों, वहां पे टैक्स से डेवलपमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खुद सोचो। और उसके ऊपर से एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स था ही नहीं, तो पब्लिक इंडस्ट्रीज के पास तो ऑब्वियस बात है पैसा नहीं था। लैक ऑफ इंसेंटिव अगेंस्ट द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिमांड्स ड्यू टू द लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट, ठीक है। सोशलिस्ट पैटर्निंग ऑफ द सोसाइटी, मेन एम ऑफ अ गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट रेदर देन प्रॉफिट। मैंने बोल दिया कि उस समय हम सोशलिस्ट इकोनॉमी पे चल रहे थे, मतलब गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या था, गवर्नमेंट का मेन फोकस था एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। किसको जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। उनका प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं था, उनका प्रॉफिट से कोई भी मतलब नहीं था, ठीक। क्या समझ में आया, आगे चलो। आगे आता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ऑफ ए बैकवर्ड एरियाज, मैंने अभी बता दिया आपको। टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये भी मैंने बता दिया। टू प्रमोट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो सामान बाहर से इंडिया में आ रहा था अब हम उसको बंद करना था, हम खुद ही अपना प्रोडक्ट तैयार कराएंगे। प्रॉब्लम ऑफ ए पब्लिक सेक्टर का अनप्रॉफिटेबल प्राइसिंग, भाई ऑब्वियस सी बात है इनका क्या मेन एम था, सोशल होना, लोगों को डेवलप करना, पीपल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, पीपल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास पैसा तो था नहीं, ठीक। उसके बाद से ओवर स्टाफिंग, एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में इन्होंने क्या कर दिया, ओवर स्टाफ कर दिया कि भैया हम सबको नौकरी देंगे, तो हमने भैया ओवर स्टाफ कर दिया। मैनेजमेंट गैप्स आ गया, सरकारी काम जान ही रहे हो, रजा होगा होगा नहीं होगा भाड़ में जाए, ठीक है। अंडर यूटिलाइज्ड गैप्स, रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन करना, रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन करना, रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन करना, रिसोर्सेज का कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था, जो भी रिसोर्सेज थे उनका एकदम प्रचुर तरीके से बेहिसाबा वैसे ही फेंका पड़ा है, ठीक। आगे आ जाइए, लैंड रिफॉर्म आया। अब इसको दूर करने के लिए इन्होंने लैंड रिफॉर्म दिया। लैंड रिफॉर्म में क्या था, लैंड रिफॉर्म रिफर्स टू द चेंज ऑफ ए ब्रॉट अबाउट एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर टू डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ ए स्टेट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, लैक ऑफ ए पॉलिटिकल विल, प्रॉब्लम ऑफ वॉलंटरी सरेंडर बाय टेन्योर एंड इनएडिक्वेट प्रूफ ऑफ टेनेंसी, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, लैंड रिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि भैया राजा हुआ करते थे लोग, राजा राज करेगा, ठीक। अब ये लैंड है, अब ये लैंड सिर्फ एक आदमी के पास था, कोई एक पर्सन था, राजू, राजू राजा, राजू राजा था, उसका एकदम राज करता था यहां पे, वो एकदम बेहिसा का राज चलता था उसका यहां पे, ठीक। अब राजू राज करेगा, गवर्नमेंट आई, कहा कि ऐसा है राजू की जमीन बांट दो, राजू की हवा गुम। गवर्नमेंट आई, राजू को कहा कि राजू जमीन अब बांट दीजिए, जमीन अब आपकी बट गई, 2 हिस्सा, 4 हिस्सा, 8 हिस्सा, 12 हिस्सा, लो राजा, राजा तेल लेने चले गए। गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है कि एक आदमी इतनी जमीन रख ही नहीं सकता है, एक आदमी के पास 500 बीघा खेत, 500 एकड़ की जमीनें, हजार एकड़ की जमीनें, एक आदमी 1000 एकड़ जमीन लेके घूम रहा है और कि वहां पे 10,000 लोग, कुछ है नहीं है उनके पास। तो गवर्नमेंट ने कहा कि मुन्ना ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको जमीनें बांटनी पड़ेंगी, जितने लोग हैं सब में बांटिए, कम पड़े और देगी सरकार, मगर आपको देना पड़ेगा। इससे क्या हो गया, जमीनों का बंटवारा हुआ। अब जो राजा क्या हुआ करते थे, जब इसके पीछे कहानी है, हम लोग के यहाँ बहुत अच्छी कहानी है, मतलब मेरे गांव साइड में जहाँ पे मैं हूँ इस समय फिलहाल, तो हमारे यहाँ एक तो मठिया जगह पड़ती है,
तो मठिया जगह पड़ती है, वहां पे मतलब रजवाड़े परिवार के लोग हैं, मठ के नाम से बहुत फेमस है। तो राजा के परिवार के लोग थे, तो उनके करीबन हमको लगता है कि 250 एकड़ या 300 एकड़ के आसपास जमीन रही होगी। अगर हम बीघे के हिसाब से बात करें तो करीबन 550 बीघे के आसपास या 450 बीघे के आसपास उनके पास जमीन थी, मतलब एवरेजली 500 बीघे के आसपास खेत था उनका। तो जब लैंड रिफॉर्म आया था, मतलब मेरी दादाजी सॉरी मेरे पापा बताया करते थे कि जब लैंड रिफॉर्म आया था तो मठिया के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि अपनी जमीनें अपने जितने भी उनके रिश्तेदार थे उन्हीं सभी में बांट दिया। ठीक है, अब बांट तो दिया, अब उनके रिश्तेदार कितने भी हो मुझे इतना आइडिया नहीं है, अब बांट दिया। और जब लैंड रिफॉर्म खत्म हुआ और ये जो राजा साहब थे वो वहां पहुंचे कि ऐसा है कि अब हमारी जमीनें हमको वापस करिए, तो उनको दौड़ा उनके रिश्तेदार उनको दौड़ा के मारने लगे, कहे कैसी जमीन तुम्हारी, ये तो हम पैसा देके लिखवाए। तो उसमें क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया था कि भाई आपको जमीन बांटनी है सब में, तो या तो हम खुद अपने में बांट लें या किसी को हम दे दें। तो उसके बाद से अब उनकी तो स्थिति अब कोई गंभीर है, खैर वो अलग बात है। तो कहने का मतलब ये होगा कि जमीनों का रिफॉर्म आया था तो उस समय ऐसी चीजें हुई थी। ये ऐसा इसलिए था कि ऑब्वियस सी बात है कि एक आदमी के पास इतनी जमीन होना ठीक नहीं है, दूसरा वहां के जो टेनेंट है उनको कुछ मिलता ही नहीं, वो उगाते बेचते उसका कुछ एक हिस्सा मिल जाता। ठीक है, अब भाई कोई भी राजा है तो राजा 1/10वां हिस्सा भाई पूरा पूरा का पूरा उसकी जमीन है। अब मान लो कोई राजा है, राजा की पूरी जमीन है, ठीक है, अब वो मान लो कि उसके पास 1000 बीघा जमीन है, यानी 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ में वो 1000 लोगों को एक एक एकड़ दे देता है, लो ले जाओ राजा अपना उगाओ। अब उसमें क्या कर देगा, उस 1000 लोगों में जब वो उसने जमीन दे दी तो क्या हुआ, अब उसमें से 1/10 हिस्सा तो कौन ले जाएगा, टेनेंट ले जाएगा। अब सब कुछ किया हुआ टेनेंट का उसमें से 1/10वां हिस्सा लेके जा रहा है। अब जमीन बांटने से फायदा क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा हिस्सा किसके पास चला जाएगा, पूरा का पूरा हिस्सा टेनेंट के पास चला जाएगा, अब उसको देने की जरूरत नहीं होगी। तो पूरा का पूरा मामला ये था। उसके बाद से जनरल रिफॉर्म आया। ठीक है, जनरल रिफॉर्म में क्या क्या आ गया तुम्हारा, एक्सपेंशन एंड इरिगेशन फैसिलिटी, एक्सपेंशन एंड इरिगेशन फैसिलिटी, सॉरी एक्सपेंशन एंड इरिगेशन फैसिलिटी क्या आ गया भैया, एक्सपेंशन एंड इरिगेशन फैसिलिटी आ गई। इरिगेशन फैसिलिटी दिया गया, नहरें बनाई गई। ठीक है, प्रोविजन फॉर ए क्रेडिट, लोगों को क्रेडिट देना चालू कर दिया गया। ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, जहां पे क्या हुआ, अभी जो नहीं होता किसान मारा मारी करते हैं एमएसपी के लिए, किसके लिए मारा मारी करते हैं, एमएसपी के लिए करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए बात की जाती है कि अगर गेहूं धान हम लोग को बेचना है तो हम बेचेंगे। वैसे मैं भी एक फार्मर परिवार से हूं, हमने भी खेती की हुई है। हमारे यहाँ जो रेट इस समय वीट का चल रहा है, इस समय जो हमारे यहाँ वीट का रेट चल रहा है वो 23 चल रहा है। ठीक है, यही चावल आप लोग के यहाँ जाता है तो ये सीधे के सीधे 50 रुपीज, 55, 60, 65, या आप जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। मैं जहां पे हूं ये उत्तर प्रदेश का एरिया पड़ता है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का एरिया पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इस समय 23 का रेट चल रहा है वीट का, आप अपना बताइएगा, कमेंट करिए। सपोर्ट प्राइस पॉलिसी मैंने आपको बता दी थी, गवर्नमेंट एक प्राइस डिसाइड कर देती है। ये जो 23 रुपए है ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, जो मिले हैं वो 23 रुपए के हिसाब से, सरकारी मिले जो है वो 23 रुपए के हिसाब से हमसे चावल ले रही हैं। अब बाकी मार्केट में कितने का बिकता है अब ये आप आइडिया लगा लीजिए। ठीक है, अब आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, एकदम तगड़ा। HY सीट्स आने लगे आपके पास, HY सीट्स आने लगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज बी लॉन्च बाय अक्टूबर 96, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से क्या होने लगा, साइंटिफिक अप्रोच आने लगी, साइंटिफिक अप्रोच आने लगी, सॉरी यूज ऑफ ए पैकेज आउटपुट, पैकेज आउटपुट सामान को पैकिंग करके बेचना। ठीक, साइंटिफिक रोटेशन ऑफ ए क्रॉप्स, साइंटिफिक रोटेशन का मतलब क्या हो गया, खारिफ, बाकी आप आगे बताइएगा। ठीक है, मैंने एक बता दिया आपको, खारिफ क्रॉप। ठीक है, धान गेहूं ये सब, बाकी इसके आगे भी आपको पढ़ना होगा, उसको देख लीजिएगा।
ठीक है। माइनर इरिगेशन वर्स वर्स टेकन ऑफ, माइनर इरिगेशन टेक्स वर्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, सिस्टम आ गया था किसका, नहरों का, ठीक है। राइज ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है, खाद का इस्तेमाल करेंगे आप, मॉडिफाइड जेनेटिक मॉडिफाइड आप अगर सीड्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हम लोग अभी भी करते हैं। आप अपना बताइएगा। इंक्रीज इन इनकम, इनकम इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ये तो बेसिक है। अचीवमेंट ऑफ ए ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइज ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमारी भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। हमारे यहाँ का जो खेत है, देखो मैं तुमको एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे यहाँ के क्या है, लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी, रेड सॉयल है हमारे यहाँ, ठीक है, रेड सॉयल, जिसे हम लोग करेली मिट्टी कही जाती है, करेली मिट्टी जो होती है। अब ये जो मिट्टियां हैं, इस मिट्टियों में ये ऊसर होती हैं। ऊसर का मतलब क्या होती है, इनफर्टाइल होती है, इनफर्टाइल होती हैं, ठीक है। क्या होती है, इनफर्टाइल होती है, ठीक है। अब अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे रहेंगे तो आप मुझे चेक करिएगा, मैं आपको कभी वो दिखाऊंगा, वो इनफर्टाइल होता है। वो क्या होता है, वो इनफर्टाइल होता है। तो जब इनफर्टाइल है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या होगा, वहां पे फर्टाइल नहीं होगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम वहां पे खाद का इस्तेमाल करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट डाइस का इस्तेमाल करते हैं। हम देखो, एक वीट को उगाने के लिए हम क्या, हम एक, अगर हम गेहूं की बात करें, इस समय गेहूं की खेती हो रही है, ठंडी का टाइम आ गया तो गेहूं की खेती होती है। तो जब गेहूं की खेती करते हैं तो हम डाई का इस्तेमाल करते हैं, पोटास का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। कितना भी हम कह दें कि हम अगर वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उस जमीन में, जहां पे जमीन में हम लोग की खेती होती है, उस जमीन में वर्मी कंपोस्ट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो रेड सॉयल है, इनफर्टाइल है एकदम। अगर धूप लग गया तो वो एकदम समझ लीजिए पत्थर की तरह हो जाता है, जमीनों में दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। कारण बहुत सारे हैं, बहुत समय से फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल करने की वजह से भी ऐसा होता है। अगर हम वर्मी कंपोस्ट करेंगे, क्योंकि भाई देखो, हमको, हम फार्मर्स हैं तो हमको कमाना है उससे, भाई अगर हम उस पर पैसा लगा रहे हैं तो उसके बदले कुछ मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि भाई हमारी जमीनें तो 500 बीघा खेती नहीं है ना हमारे पास तो 2-4-5 बीघा जमीन है, अपना उसी में काम करना है। इंक्रीज इन इनकम, फर्टिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है इनकम इंक्रीज करेगी। कॉमर्शियल फार्मिंग आने लगा। कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या हो गया, ऐसी फार्मिंग है जिसमें कॉमर्शियल वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब कॉमर्शियल फार्मिंग है, इनसे जिनसे आपको तुरंत, जिनको कैश क्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैश क्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, कैश क्रॉप्स, ठीक है भैया। इंपोर्ट एंड सोशल रिवॉल्यूशन, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, HY सीड्स एंड फर्टिलाइजर, मैंने आपको बता दिया है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड सब्सिस्टेंशियल राइज ऑफ एन एवरेज। आगे देखिए क्या दिया हुआ, फेलियर ऑफ ए ग्रीन रिवॉल्यूशन, फेलियर क्यों हुआ, restricted to the limited crops and areas such as 2 crops, wheat and rice, obvious सी बात है, wheat and rice नहीं wheat and rice, हाँ सॉरी, गेहूं और चावल। ग्रोइंग थिंग्स लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड आंध्र प्रदेश, ये याद रखिएगा, हमारे यहाँ भी होता है, हम यूपी से हैं। कितने बच्चे होंगे जो फार्मर के परिवार से बिलोंग करते होंगे, तो वीट या राइस के हिसाब से बेचते हैं। गर्मी के टाइम में राइस उगाई जाती है और इस समय वीट ही होता है, गेहूं उगाया जाता है, ठीक है। पार्शियल रिमूवल ऑफ ए पॉवर्टी, पार्शियल रिमूवल था, मतलब पूरी तरीके से पॉवर्टी को हटा नहीं पाए हम। नेग्लेक्टेड लैंड रिफॉर्म्स, वही मैंने आपको बताया, कह तो दिया गया था कि हम लैंड रिफॉर्म्स कर देंगे, बट पूरी तरीके से हो नहीं पाया। अपने रिश्तेदारों को अभी हमारे मठिया की तरह हाल हो गया था, जिनके पास जमीन थी उन्होंने क्या किया, अपने रिश्तेदारों को जमीनें बांट दी। इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटली बिटवीन द स्मॉल एंड बिग फार्मर्स, ठीक है। जो बड़े फार्मर्स थे उनका पैसा ज्यादा बनने लगा, स्मॉल फार्मर्स का पैसा उस हिसाब से नहीं मिलने लगा। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइजेशन होगा तो इकोलॉजी खत्म हो जाएगी। अच्छा, हम लोग की जहां कुछ जमीनें लाल मिट्टी पे हैं, कुछ नॉर्मल मिट्टियों पे, जिसको बलुआ मिट्टी कही जाती है, या सिंपल जो बेसिक मिट्टियां जो होती हैं, ठीक है, उसको गुड सॉइल भी बोला जाता है। तो गुड सॉइल में जब तुम काम करोगे, तो पहले जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो उस समय केचुआ दिखा करते थे। केचुआ समझते हैं आप लोग हिंदी में? केचुआ का मतलब कि जो वर्म्स होते हैं, वर्म्स जो दिखते हैं, अब वर्म्स का आता पता ही नहीं है। पहले जब धान हम छोटे थे तो कट के आता था तो केचुआ आया करते थे, अब कोई केचुआ नहीं आता, अब काम खत्म है केचुआ का। अब केचुआ मतलब वर्म्स पहले दिखा करते थे, वर्म्स दिखते भी नहीं है। ये कारण किस लिए है? ये सिर्फ का सिर्फ फर्टिलाइजेशन की वजह से है। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या करेंगे भाई, ठीक है, मीटिंग एवर राइजिंग डिमांड्स,
ठीक है, रेजिंग पीपल इनकम, हाई पोटेंशियली फॉर ग्रोथ, की एंड हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट एंड लीड ऑफ अ मॉडर्नाइजेशन। अगर भाई इंडस्ट्री कहीं ग्रोथ करती है तो ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री जब भी आएगी तो क्या करेगा, डिमांड इंक्रीज करेगा। किसी भी प्रोडक्ट में कोई तैयार होता है प्रोडक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है उस प्रोडक्ट की वजह से डिमांड होगी, उसकी लोगों की इनकम बनेगी। अब पूछो इनकम कैसे बनेगी? कोई इंडस्ट्री बैठी, वहां पे लोग काम करने गए, उनकी इनकम राइज हुई, उस प्रोडक्ट कंजम्पशन किया, कंजम्पशन करने से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है उनकी इनकम राइज होगी तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ एप्पल फोन का बहुत ज्यादा राइज है, पॉकेट में पैसा नहीं है तब भी हम खरीद रहे हैं, हम स्टारबक्स की कॉफी पी रहे हैं, हम जारा के कपड़े पहन रहे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो गया। आगे आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के साथ जीडीपी हैज इंक्रीज अप टू 20% इन 2013-14। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट चेंजेस हैव टू बी टेकन प्लेस। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंसेस एंड क्वालिफाइड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, मच प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ए पब्लिक सेक्टर। ठीक, अगला क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग ऑफ अ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ग्रोथ ऑन ए नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, ठीक है, क्वालिफाइड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से हमें काफी फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ भाई, पावर का कॉन्सेप्ट हमारा इंक्रीज हुआ, पावर अच्छी होने लगी, लाइट वगैरह देखो तो अच्छी आने लगी है, ट्रांसपोर्ट अच्छा हुआ है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है। अब तो आप भाई मोबाइल का जमाना है तो कम्युनिकेशन आप देख ही रहे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बैंकिंग हो चुकी हैं, प्राइवेट बैंकिंग्स आ गए हैं, प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां आ गई हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें। रिसर्च और डेवलपमेंट भी अच्छा खासा हुआ, हमने प्रोडक्ट्स में लॉन्चिंग किया। अभी देखो, अभी ईवी पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हम फ्री सोलार पे जा रहे हैं, सोलार पे हम जा रहे हैं, यानी फ्री पावर पे हम जा रहे हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन होना, ये कोई जरूरी नहीं है बट एक पॉइंट है तो आपको समझना होगा। पब्लिक सेक्टर, अब गवर्नमेंट अपना जो हाथ है वो हटाना चाहती है पूरे के पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस पे, वो सिर्फ करना चाहती है टैक्स लीजिए, जितना हो सके टैक्स को इन्वेड कीजिए, उतना ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइए, बस गवर्नमेंट का यही काम है। ठीक है, बिल्डिंग ऑफ ए कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कैपिटल गुड इंडस्ट्री को तैयार करना। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं इसको याद रखिएगा। ठीक है, बच्चे हैं आप लोग तो नहीं समझ में आएगा कैपिटल गुड्स क्या होता है। देखिए, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे आप कंज्यूमर गुड तैयार करते हैं, जिनसे आप क्या तैयार करते हैं, कंज्यूमर गुड्स तैयार करते हैं। अगर मेरे पास ट्रैक्टर है, ठीक है, इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल मैं जमीन को जोतने से और उससे जो बना राइस है और वीट है, राइस और वीट आया, उससे जो राइस और वीट आया, इस दोनों को मार्केट में बेचता हूं और उससे जो मुझे पैसा मिलता है, ठीक है, तो ट्रैक्टर मेरे लिए क्या हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया। राइस और वीट हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स हो गया, हमने लोगों को बेच दिया, ये कैपिटल गुड्स हो गया। तो कैपिटल गुड्स का मतलब वो गुड्स जिनका इस्तेमाल करके हम डिफरेंट गुड्स को तैयार करते हैं, उनको मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, सेक्टरल इंडस्ट्रीज imbalance, sectoral imbalance, agricultural infrastructure have failed to provide the support to the industrial sector. गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे और एग्रीकल्चरल बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ही नहीं किया, वो सीधे के सीधे क्या चले गए, डेवलपमेंट प्रोसेस पे चले गए, किसके, इंडस्ट्रीज के। रीजनल इंबैलेंस हो गया, एकदम रीजनल इंबैलेंस हुआ है। देखो मैं तुमको समझाता हूं, लोग कहते हैं कि यूपी और बिहार, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कोई इंडस्ट्री है यहाँ पे, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, कोई बैठाना ही नहीं चाहता है यहाँ पे, फायदा ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट इन स्टेट्स को एसईजी में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर डाल दे तो ऑब्वियस सी बात है ना, प्रॉफिट होगा हम लोगों को, यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोग वहाँ बिहार जाके वहाँ पे मतलब दूसरे शहरों में जाके और अपने को वो नहीं करेंगे, डिग्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने
यहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट नहीं किया, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ नहीं। कारण भी है कि कंपनियां ऐसी जगह बैठना चाहती हैं जहां पे उनके पास हर चीज की सुविधा हो। मोस्टली जो कंट्रीज में, जो हमारे कंट्री की बात करें, कंपनियां ऐसी जगह बैठी हैं, महाराष्ट्र के साइड में, सूरत के साइड में, बॉम्बे के साइड में। कारण है इसके पीछे, कारण यह है कि ये समुद्र के पास है। समुद्र के पास है तो ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है भाई, वहां से माल बाहर भी भेजा जा सकता है कंटेनर में। अगर यहां बनाती तो यहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतना ऐड होता, वहां तक ले जाना, फिर वहां से फिर वहां आगे ले जाना। तो गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल कर सकती थी, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन दे सकती थी, वो ट्रांसपोर्टेशन के सरचार्जेस को कम कर सकती थी, जिससे इंडस्ट्रीज यहां पे बैठ जाती। अच्छा, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज आप बैठा सकते थे जो सिर्फ यहीं के लोगों के लिए काम करे, मतलब वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट सॉरी बाहर ना भेजे, इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट ना करे, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट भी कर रही है तो आप उसको रिबेट दीजिए, मगर यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ मजा लिया। जितना आगे बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या हो जाएगा, विच रेज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Higher the cost of industrial products in the lack of a healthy competition, dependency on a government for reduction in tax and duty to make an import, ठीक है। Poor performance of a public sector, underutilization of a capacity, increased capital output ratio। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सेक्टर्स का इस्तेमाल बढ़िया से हो ही नहीं पाया, पब्लिक सेक्टर्स ने उस हिसाब से इस्तेमाल ही नहीं किया, पब्लिक सेक्टर का उतना अच्छा था नहीं। उसके बाद से गवर्नमेंट का डिपेंडेंसी हो गई थी, पूरी तरीके पूरे गवर्नमेंट पर डिपेंड होना कि भैया टैक्स कम करो, टैक्स कम करो, टैक्स कम करो, चिल्लाते रहे प्राइवेट सेक्टर वाले कह रहे भाई टैक्स कम करोगे तभी तो हम प्रोडक्ट पे लेस करेंगे। दूसरा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ए कैपेसिटी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, चाइना भी हम हो सकता है क्रॉस कर चुके होंगे, मगर हम उसका इस्तेमाल कर पाए क्या? आज हमारे पास उस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट है क्या? है ही नहीं। उस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट है नहीं है भाई, कहां से होगा? गवर्नमेंट ने या दूसरे सेक्टर्स ने कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं किया ना, ठीक है। अगला आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन क्या है भाई? देखो तो, Industrial policy is an important instrument through which the government regulates the industrial activities and economy. 1956, a resolution laid down to the following objective in industrial policy: to accelerate the growth of industrialization, to develop a heavy industries, to expand the public sector, to reduce disparity in income and wealth, to prevent monopolistic and concentration of wealth, income and hand of a small member of individual। वाह 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 वाह, देखो क्या मतलब ऐसी बातें कर देते हैं कि एकदम दिमाग ही हरियर आ जाता है। देखिए, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही थी। 1956 में आईपीआर लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ पॉलिसी दी गई थी। हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रोथ की बात कर रहे थे, किसकी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि हम अपनी इंडस्ट्री को बहुत ग्रो करेंगे, हो ही नहीं पाया। ठीक है। टू डेवलप अ हैवी इंडस्ट्रीज, टू डेवलप अ हैवी इंडस्ट्रीज, ये भी नहीं हो पाया। टू एक्सपैंड पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स को बढ़ाना, इनकम और वेल्थ को कम करना, प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए वेल्थ ऑफ इनकम ऑन हैंड ऑफ ए स्मॉल मेंबर्स ऑफ ए इंडिविजुअल। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा था, उसका मोनोपोली मत क्रिएट होने दो, उसकी मोनोपोली क्रिएट मत होने दो, उसको कम करो। ठीक है। फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, फीचर्स क्या क्या थे भैया? शेड्यूल A17, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा भैया, नहीं तो आप लोग आगे पीछे हो जाते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा इससे। न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 शेड्यूल्स। शेड्यूल ए दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। इंडस्ट्रीज लिस्टेड as शेड्यूल ए whose फ्यूचर डेवलपमेंट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट। शेड्यूल A17 में वो इंडस्ट्रीज आई थी जिनका मेन काम था कि स्टेट के डेवलपमेंट प्रोसेस पे हम काम करेंगे। शेड्यूल बी की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड इन शेड्यूल बी। प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ ए पब्लिक सेक्टर विद द स्टेट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग अ न्यू यूनिट। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के साथ बनी हुई जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, मतलब जो हेल्प कर रही थी किसको? पब्लिक सेक्टर्स को। उन यूनिट्स को बनाने का जो काम था वो किसके पास था? स्टेट के पास था। भाई स्टेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नहीं आपको ये करना है तो करना है, नहीं तो फिर देखिएगा हमारा। सेक्शन सी में क्या कहता है? अदर रेसिडुअल इंडस्ट्रीज वर लेफ्ट अपॉन द प्राइवेट सेक्टर। बाकी इन सभी के अलावा जो बाकी सारी इंडस्ट्री थी उनको छोड़ दिया गया था।
तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको बेसिक तरीके से याद रखिएगा, चाहे ए रहा हो, चाहे बी रहा हो, चाहे सी रहा हो, क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, स्ट्रेस ऑन रोल ऑफ ए कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। अच्छा, आगे पीछे हो गया क्या? ठीक है, देखो स्ट्रेस ऑन रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। भाई कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अच्छा बांग्लादेश का पार्ट होने की वजह से, जब बांग्लादेश हमसे निकल गया था तो मोस्टली देखोगे कि वीट और जो जूट वूट का जो काम था, जो कॉटन वगैरह का काम था, वो बांग्लादेश में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी कंट्री में भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट वहां पे ज्यादा अच्छा होता था। हमारा ही पार्ट था, बट वो अब हाथ से निकल गया तो उसकी कोई बात ही नहीं है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आ चुकी थी भाई, गवर्नमेंट ने कहा दिया कि भाई हम लाइसेंस देंगे तभी आपसे काम कराएंगे। इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशंस वर बी ऑफर्ड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज ऑन अ बैकवर्ड रीजन ऑफ ए कंट्री। बैकवर्ड रीजन पर बैठाने की बात हो रही थी, मैंने अभी बताया था आपको। पब्लिक सेक्टर भी बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, पब्लिक सेक्टर भी मैंने बता दिया है, प्रॉब्लम्स ऑफ ए पब्लिक सेक्टर भी मैंने बता दिया आपको। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जान लीजिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? जिनका भाई ओवरऑल डिपॉजिट 5 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, डिफाइन एज अ वन हुज इंडस्ट्रीज वाज डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, मतलब कि 5 करोड़ से ऊपर का इनके पास कैपिटल एक्सपेंडिशन नहीं होना चाहिए। 5 करोड़ से ऊपर है तो आपकी ले लेगी कौन? सरकार। क्या? टैक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन, भाई मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, मशीन नहीं इस्तेमाल कर सकते आप, नो मशीनरी। लिवी लिवी कहुआ, मशीन का नहीं, सिर्फ लेबर का इस्तेमाल करिए। क्यों भाई? एम्प्लॉयमेंट देना है आप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हमारे और आप जैसे लोग जिनके पास पैसा है, धन है, करेंसी है, रुपया है। लेस कैपिटल इंटेंसिव, पैसे की जरूरत नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं है। 5 करोड़ कम होता है, हमको मिल जाए, सब घर दुआर बेच के यहीं राजा हो जाएंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन, भाई बाहर भेजिए सामान, विदेशों में, फॉरेन, विदेश में जाना चाहिए माल आपका। ठीक है, सीड बेड्स फॉर अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगी? सपोर्ट करेंगे। कैसे सपोर्ट करेगी? कोई बड़ी इंडस्ट्री है, उसको कोई प्रोडक्ट तैयार करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सामान तैयार करती हैं। कुरकुरे बनता है, कुरकुरे का पैकेट देखोगे नीचे, ध्यान से देखना, उसकी पैकेजिंग कोई और कर रहा होगा। तो पैकेजिंग कौन सा आएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। पैकेजिंग कोई और कर रहा होगा, अंदर का माल तो पार्ले बना रहा है ना, कुरकुरे बना रहा है, या आईटीसी बना रहा है, चाहे जो बना रहा है। ठीक है, मगर पैकेजिंग कौन कर रहा है? पैकेजिंग छोटी कंपनियां कर रही हैं। ठीक है, सो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, भाई जिस भी लोकेशन में आप खोलना चाहते हैं, जहां से आपको आसानी हो, आपको यूपी में खोलना है यूपी में खोलिए, आपको बॉम्बे में खोलना है बॉम्बे में खोलिए, नहीं खोलना है मत खोलिए, घर रहिए, आराम करिए। प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, भाई डिफिकल्ट इन फाइनेंसिंग। पैसे पैसे नहीं मिलेगा आपको, कहेगा राजा छोटा मोटा कंपनी पैसा वैसा नहीं देते हैं हम, बड़ी कंपनी खोलो तब पैसा मिलेगा। मेन प्रॉब्लम फाइनेंस की है। यहाँ ये एक तरफ बात कर रहे हैं कि 5 करोड़ में धंधा खोलिए और पता चला कि पैसे नहीं देगी सरकार आपको। देती है, पीएमईजीपी का एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जिनको भी बिजनेस करना होगा। एक प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना है, इस योजना के तहत आपको करीबन 10 लाख पे 30% की सब्सिडी दी जाती है। 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख के बीच में आपको सब्सिडी दी जाती है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाना। अब छोटी छोटी इंडस्ट्री हर एरिया में खुलने लगेगी तो मांग नहीं हो जाएगा रॉ मटेरियल के लिए। डिफिकल्ट इन मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे करेंगे? अब खोल तो दिए, किसके पास जाएंगे? बड़ी इंडस्ट्री को जाएंगे, मार्केट भगा दे, भाग यहाँ से, क्या करने आए हो यहाँ पे, मजा लेने आए हो? तुम खुद सोचो कि तुमने एक इंडस्ट्री बना के रखी है। चलो ठीक है, मैं एक बात कहता हूँ, तुमने एक इंडस्ट्री बनाई, तुमने कहा कि चलो ठीक है हम पैकेजिंग करेंगे। अब तुमने कंपनी सब कुछ कर लिया, व्यवस्था कर ली, अब तुम बड़ी कंपनी के पास जाओगे, उसके पास ऑलरेडी वेंडर है बनाने के लिए, तुम कैसे करोगे भाई? या तो अपनी कॉस्ट को लेस करोगे, कॉस्ट लेस करोगे तो बस मार्केट से बाहर निकल जाओगे। क्वालिटी कितनी भी अच्छी करोगे, लेस कॉस्टिंग में तो काम करोगे नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि इतना ज्यादा आपके ऊपर सरपास कर दिया गया, इतने ज्यादा आपके ऊपर लायबिलिटी थोप दी गई कि नहीं करना है तो करना है, कहां से करोगे भाई? अच्छा, दूसरी तरफ देखो, आउटडेटेड मशीन्स एंड इक्विपमेंट। 5 करोड़ में क्या खोलेगा? फॉरेन जैसी कंपनी तो खोल नहीं पाएगा।
ठीक है, कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मैंने बता दिया था भाई, कहने के लिए था कि स्मॉल है लार्ज है, ठीक है। आओ बस कुछ पॉइंट्स बेसिक बचे हुए हैं जो आपको देखना है। फॉरेन ट्रेड में देख लीजिए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रॉ मटेरियल्स वर बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड ब्रिटेन, अबंडेंस ऑन द अदर हैंड फिनिश्ड गुड्स ऑफ द ब्रिटेन। ऑब्वियस बात है, ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई इंडिया में क्या हुआ करता था, इंडिया में क्या करता था कि इंडिया में प्रोडक्ट तैयार होता था, इंडिया से प्रोडक्ट तैयार होता था, वहां पे मतलब रॉ मटेरियल तैयार होता था, वो ब्रिटेन में जाता था, अब ब्रिटेन से फाइनल गुड्स बनता था, वापस कहाँ आता था, इंडिया आता था। मतलब यहाँ से 10 रुपए का सामान वहां ले गए, वहां से उसको झुट्ठे का बनाए, यहाँ पे लाके 100 रुपए में बेच दिए। तो फॉरेन ट्रेड यही हुआ करता था, हमसे हमारा ही सामान हम ही से लेके हम ही को बना के हम ही को बेच दो। ये होना चाहिए टैलेंट, ऐसी कंपनी खोलो कि लोगों के घर से लोगों का सामान लेके जाओ और उसी को दूसरा सामान बना के लोगों को फिर उसी को 10 दूना दानों में बेच दो, लो रजा लो, खाओ पियो ऐश करो, ठीक। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो चुकी थी, ठीक है। इंक्रीज इन अ परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन अ टोटल एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स, हम मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, ठीक है, इस वजह से भी दिक्कत हुई हमें। आगे देखो, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंपोर्ट ट्रेड, डायरेक्शन ही चेंज हो गया था। मतलब डायरेक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर भी रहे थे, उस हिसाब से इतना ज्यादा हो जा रहा था कि हम एक्सपोर्ट कर भी नहीं पा रहे थे, या एक्सपोर्ट हमसे हो भी नहीं पा रहा था, हमारे पास कोई गवर्नमेंट बायस हो चुकी थी, इतना ज्यादा टैरिफ लग चुका था कि हमारे बस का था ही नहीं। डिक्लाइन इन अ ब्रिटेन ऑफ ए मेन ट्रेडिंग पार्टनर, जब यहां से ब्रिटिशर्स चले गए, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने सारी कंट्री से हमारा नाता तोड़ दिया था, चाहे यूरोप हो, चाहे डच हो, चाहे आप चाइना की बात कर रहे हो, यहां से उन्होंने ट्रेड हमारा एकदम पूरी तरीके से काट दिया था। अच्छा, अपने बस अपने ही सामान बनाते थे और अपने ही, मतलब इंडिया और ब्रिटेन में ही खेला खेल रहे थे, यहाँ सामान वहां जाएगा, वहां से सामान यहाँ आएगा, यहाँ सामान वहां जाएगा, वहां सामान यहाँ आएगा। जब ये छोड़ के चले गए तो इनके पास कुछ था ही नहीं, भाई किसको बेचोगे। दूसरे के साथ हमारा रिलेशन भी अच्छा नहीं था, रिलेशन बनाने में टाइम लगता है ना, 10 साल 15 साल 20 साल लगेगा ना, ऐसा ही ले जाके अपना मुंह उठा के चले गए दूसरी कंट्री में जाकर सामान बेचने लगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, मार्ग भगा देंगे दूसरी कंट्री वाले। ट्रेड पॉलिसी देखो, ट्रेड पॉलिसी में कहा गया in a first 7-year plan of India, the trade off is commonly called a inward looking trade. This strategy is technically known as the import substitutions. Import substitution means substitution import with domestic products, ठीक है। Imports were be protected by imposition of a tariff and a quotas with the product of a protect the domestic firm from a foreign competition. Impact of inward looking trade strategy in a domestic industry. इनवर्ड लुकिंग ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन याद रखिएगा, इसमें ट्रेड पॉलिसी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनवर्ड मैं समझा दे रहा हूं आपको, समझ लीजिए। समझने का मतलब ये है कि बाहर से, इंडिया छोड़ के बाहर से, अगर चाइना से कोई माल अंदर की तरफ आ रहा था तो सामान पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दो कि वो सामान अंदर बन ही ना पाए, वो सामान अंदर आ ही ना पाए। एक एग्जांपल देते हैं हम, अभी के हिसाब से तुमको एग्जांपल देते हैं। कई सारे यूट्यूबरों को आप देख रहे होंगे, गाड़ियां लेके आते हैं, कार, महंगी महंगी गाड़ियां लेके आते हैं। इन गाड़ियों को जब आप ले आते हैं यहाँ पे तो उस पर 100% टैक्स लगता है, क्योंकि ये गाड़ियां यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो नहीं पाती हैं, ठीक है। तो अगर वो गाड़ी यहाँ पे 50 लाख की है, बाहर 50 लाख की है, यहाँ आते ही 1 CR की हो जाती है, ठीक है। तो इतना ज्यादा उस पर क्या कर दो, इतना ज्यादा उस पर टैक्स थोप दो कि वो सामान यहाँ आ ही ना पाए। इससे क्या होगा, यहाँ की जो कंट्री के जो सामान है वो ज्यादा बिकेंगे। अब क्या होगा भाई, अब जिसके पास नहीं होगा 1 करोड़ रुपया, वो 1 करोड़ रुपया क्या करेगा, नहीं ना दे पाएगा गाड़ियों का, वो क्या करेगा, वो छोटी मोटी कोई गाड़ी 25-50 लाख की फॉर्च्यूनर लेके घूमेगा, ठीक है। वो 2 फॉर्च्यूनर लेके घूमेगा, रौला बनाएगा, वो क्या करने जाएगा 1 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए। तो कहने का मतलब ये होगा कि इनवर्ड लुकिंग है, अंदर की तरफ, बाहर के आप ट्रेड को क्या कर दीजिए, इतना बैरियर क्रिएट कर दीजिए कि बाहर का ट्रेड बने ही ना, ठीक। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, क्रिटिसिज्म ऑफ अ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी, इट इज नॉट लीड टू अ ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है, ग्रोथ कैसे मिलेगी। अब आपकी कंट्री में आम की जगह अमरूद खिलाया जाए और आपसे कहा जाए कि खा लीजिए यही आम है,
मतलब कुछ भी बना के आपको दे दिया जाए कि राजा यही यूज करो, यही बाहर चलता है, यही इस्तेमाल करो। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर एप्पल की क्वालिटी देखो तो बढ़िया है, माइक्रोमैक्स की देखो, लावा की देखो, है वो क्वालिटी, उस क्वालिटी को वो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो वही बात है कि भाई आम और अमरूद, आम को अमरूद कह के खिला दिए, अरे सॉरी अमरूद को आम कह के खिला दिए, राजा यही खाओ, यही आम है। कंपटीशन नहीं हो गया था, कंपटीशन कम हो गया तो इनका क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाए, कंपटीशन कम है, बाहर का कंपटीशन है ही नहीं है, यही जो बनाना है, यही जो खाना है, जो बनाना है बना के दे दो लोगों, राजा लो यही इस्तेमाल करो। ग्रोथ ऑफ इनसफिशिएंट पब्लिक मोनोपॉलीज, पब्लिक मोनोपॉली आने लगी। पब्लिक मोनोपॉली का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी, अब गवर्नमेंट जो बना के आपको देगी वही आपको खाना है, खाइए चाहे भाड़ में जाइए, ठीक है। लीड टू द इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी की तरफ चले गए थे, डू नॉट लीड टू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी खत्म हो चुकी थी, कंपटीशन था नहीं। जब कंपटीशन होता है, जब एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के बीच में कंपटीशन होता है तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेटर क्रिएट करता है। जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो कैसे क्रिएट करेगा, घेवड़ा क्रिएट करेगा। आगे देखो, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की बात हो रही थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रिजोल्यूशन एक्ट, IDRA, इसको याद रखिएगा, इनेक्टेड इन 1951। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव्स इसके कुछ है नहीं, अकॉर्डिंग टू द प्लान प्रायोरिटीज, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ ए मोनोपोली, मोनोपोली क्रिएट नहीं करना था आपको, मतलब कि एक ही कंपनी के पास, एक ही एंटरप्रेन्योर के पास एक ही यूनिट नहीं होनी चाहिए, उस पर वो पूरा कंट्रोल नहीं करेगा। हम उसको अलग अलग तरीके से बांट देंगे ताकि कंपटीशन अच्छा रहेगा, कंपटीशन अच्छा रहेगा तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत ज्यादा सरपास नहीं करेगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसी जमाने में जब तक जियो नहीं आया था, तो जियो के समय एयरटेल भी था, हच था जिसको हम आज आइडिया कहते हैं, और वोडाफोन था ना। हच को हटा दीजिए, ठीक है, हच को हटा दीजिए। तो आइडिया और वोडाफोन थे, ये 4 कंपनियां थी। अब कौन बचा है? अब ये चाहे दोनों में से दोनों ही चाहे जो प्राइस रखना चाहे ये प्राइस रख सकती हैं, कंपटीशन ही नहीं है। मार दीजिए कंपटीशन को। अब ये दोनों कंपनीज की क्या हो गई है, कम्युनिकेशन में मोनोपोली हो गई है, इन दोनों के अलावा दूसरा कोई बिजनेस में है ही नहीं। ये जो चाहेंगे वो, अब मान लो उधर से अंबानी ने फोन किया, राजा अडानी सुनो ऐसा है, बेटे की शादी होने वाली है, पैसा कहां से आएगा? उधर से बोला अडानी के ऐसा है सर, रिचार्ज बढ़ा दीजिए, कितना? 50 रुपये बढ़ाइए, शादी तो हो ही जाएगी। ये उठे और रिचार्ज बढ़ा दिए। अब वो बढ़ाए तो इनको भी बढ़ाना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी मोनोपोली क्रिएट कब से होता है, जब भाई कंपनी आ जाती है और कहती है कि भाई हम मोनोपोली क्रिएट कर देंगे, तब दिक्कत होगी। कंपटीशन होगा तो मोनोपोली होगी ही नहीं, ठीक है। रीजनल डेवलपमेंट में बैलेंस क्रिएट करने के लिए कहा गया था कि रीजनल डेवलपमेंट में बैलेंस क्रिएट करिए, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ भी कंपनी बैठा है, बैठा ही नहीं, कहां से बैठेगा, घेवड़ा बैठेगा। प्रिवेंशन ऑफ ए अंडर कॉम्पिटिटिव बिटवीन अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बांट दीजिए, इस तरीके से बांट दीजिए कि ताकि स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा लोड ना पड़े, मतलब उन दोनों के बीच में कंपटीशन ना आ जाए। अच्छा, जब से सोशल मीडिया आया है थोड़ा सा इसे फर्क पड़ा है। फर्क इससे पड़ा है कि अब क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, क्या होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लार्ज इंडस्ट्रीज को टक्कर दे रही है ना। भाई JBL को टक्कर बोट ने दे दिया। भाई एक छोटी सी कंपनी, यहाँ का एक बनिया परिवार का रहने वाला लड़का उठा, उसने कंपनी तैयार की, किसका इस्तेमाल करके? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, ठीक है। बाकी आप बहुत सारे प्रोडक्ट देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आए हैं। अब क्रिटिसिज्म अगेंस्ट जो भी तुम्हारा लाइसेंसिंग का है, ये आपके लिए खुद है, ये आपकी सेल्फ है, आप खुद से इसको पढ़िएगा, आपको क्या लगता है पूरे के पूरे चैप्टर में। तो होप करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कल हम मिलते हैं इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।